गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलिए। आज का मैच बहुत अच्छा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, है ना? कोई ना, पहली मैच है ना? अभी तो सीरीज में अभी बहुत दूर है हम लोग। जीतेंगे जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। हाँ, पांड्या की बैटिंग देख के ही दिल खुश हो गया। वापस से वही वाली बात हो गई, है ना? चैंपियंस ट्रॉफी की, जडेजा और पांड्या। चलिए, आज हम लोग रेशियो एनालिसिस में, ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो सीखेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ठीक है, आप कितने सॉल्वेंट हो, आप कितने कैपेबल हो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए, ये चीज़ हमारे को इस रेशियो से पता चलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग 4 रेशियो कवर करेंगे। नंबर 1, डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा है हमारा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तीसरा हमारा होगा प्रोप्राइटर्स रेशियो। और लास्ट हमारा होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, ऑल राइट। सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला बहुत इजी है, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो गया तो आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप देखते रहना। डेब्ट बाय इक्विटी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू लिख के ऐसे, बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोग लास्ट में सीखेंगे। ये 3 हम कैसे याद करेंगे। पहले डेब्ट ऊपर है, अब डेब्ट को क्या करो, नीचे ला दो। ऊपर में क्या लिख दो, टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स यहाँ पे है ऊपर में, इसको नीचे ला दो टोटल एसेट्स को। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, शेयर होल्डर फंड्स, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं इक्विटी फंड्स। ठीक है, या फिर प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, तीनों नाम एक ही बोले, आप कुछ भी बोल दो, शेयर होल्डर फंड बोल दो, इक्विटी फंड बोल दो, प्रोप्राइटर्स फंड बोल दो, ओनर्स फंड बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, एक ही मतलब है सबका। ठीक है, और इस रेशियो का क्या फॉर्मूला है, ये हम जब हम सॉल्व करेंगे तब हम सीखेंगे। ठीक है, मेनली 3 रेशियो को याद कराने का तरीका क्या है, मैंने सिखा दिया। पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो लिखो, डेब्ट को ऊपर लिखा था, अब आप क्या करो, नेक्स्ट में नीचे लिख दो। यहाँ पे पहले क्या है, टोटल एसेट्स ऊपर, फिर टोटल एसेट्स को अब नीचे लिख दो। प्रोप्राइटर्स है तो प्रोप्राइटर्स फंड, जिसको हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं या शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले ऊपर में लिखेंगे डेब्ट
और नीचे लिखेंगे इक्विटी। ठीक है, और याद करने के लिए हम लोग, आपको फॉर्मूला यही लिखना है, इस डेब्ट को हम लोग एनसीएल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनसीएल। और इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड। ठीक है, ओनर्स फंड बोल दो या फिर प्रोप्राइटर्स फंड बोल दो या फिर शेयर होल्डर फंड्स बोल दो, किसी भी नाम से बुला लो। ठीक है, अब डेप्ट का मतलब क्या होगा? वेयर डेप्ट इक्वल टू, आप भी साथ साथ लिखना, लिखे वेयर डेप्ट्स इक्वल टू, वेयर डेप्ट्स इक्वल टू नॉन करेंट लायबिलिटीज, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एनसीएल। ठीक है, इसमें क्या आएगा तो लिख लो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, प्लस अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये तीन चीज आएगा। मेनली ज़्यादातर एग्जाम्पल पे आपको ये दो मिलेंगे, ये बहुत ही कम मिलेगा, मिलेगा तो फिर क्या कर देना, ऐड कर देना। ज़्यादातर एग्जाम्पल में आपको ये दिखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आता है? ठीक है, डिवेंचर्स, बॉन्ड, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक, लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स। और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में क्या आएगा? प्रोविज़न, कोई भी एम्प्लॉय को बेनिफिट देते हैं उसके लिए जो प्रोविज़न बनाते हैं, लाइक प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी, ठीक है, प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। और अदर नॉन करेंट लायबिलिटी आपको कभी डिटेल में नहीं पूछेगा, पूछ भी दिया तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? अगर होगा भी तो क्या क्या होता है इसमें? जो हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर को, वो इसमें आता है। ठीक है, याद है? ठीक है ना, प्रीमियम पे जो रिडम्पशन होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, चाहे डिवेंचर का हो या प्रेफरेंस शेयर का, ये चीज़ आता है आपका अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज में। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा डेब्ट्स। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं हमारा इक्विटी की तरफ। देखो, पहले तो आप शब्दों पे ध्यान देना, सब इसके जो वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्विटी लिखा गया है, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी का मतलब होगा आपका, लिख लो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अगर शेयर कैपिटल को अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल में दो चीज, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, क्लियर है? अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट बना के देता हूँ। ठीक है, इस पेज पे करने से बढ़िया है हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्या होगा, उससे आपका क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम उसमें डेटा को पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए
एक बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। नहीं, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनाना, डरो मत, है ना। एक बच्चा कह रहा है कि कंप्लीट बैलेंस शीट बनाना है, नहीं कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनाना। इस रेशियो को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट टेक्निक है बैलेंस शीट। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, और आपका मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा, मैं फिर से कह रहा हूं बैलेंस शीट का ये सिस्टम खत्म हो गया है, टी फॉर्मेट खत्म हो गया। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को समझाने के लिए कर रहा हूं। और इधर आपको लिखना है एसेट्स। इक्विटी में मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स में ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नंबर 2 नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज, सॉरी नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें आप लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और सी अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, 3। ठीक है, मैं इसको किस नाम से बुलाऊंगा, NCL, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं डेप्ट। ठीक है, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोगों को क्या लिखना है अगला, करेंट लायबिलिटीज। इसको हम शॉर्ट में किस नाम से बुलाते हैं, CL। ठीक है, किस नाम से बुलाएंगे, CL। इसमें मैं ज़्यादा नहीं लिखता, मैं कुछ एक एग्जाम्पल लिखूंगा, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, B शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, C शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। हमें जितनी ज़रूरत है इस टॉपिक के लिए हम उतना ही लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। और D अदर करेंट लायबिलिटीज। अब आपको क्या करना है, ऐसे करो, ये जो चीज़ है ना, आपको इन दोनों को, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये हमारा निकल के आएगा टोटल डेप्ट्स। ठीक है, NCL प्लस CL, टोटल डेप्ट का मतलब होगा NCL प्लस CL। अगर हम टोटल डेप्ट में से CL माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डेप्ट। ठीक है, हाँ,
नहीं नहीं, ये दोनों एनसीएल तो डेप्ट है ही, तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको ना शब्दों पे जोर देना है। एनसीएल को हम लोग डेप्ट भी कहते हैं, और टोटल डेप्ट का मतलब होता है एनसीएल प्लस सीएल। ठीक है, एनसीएल प्लस सीएल इक्वल टू टोटल डेप्ट। अगर मैं कह रहा हूँ टोटल डेप्ट में से सीएल माइनस कर दूँ, ठीक है, ठीक है, अगर टोटल डेप्ट में से सीएल माइनस कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एनसीएल। मैं कह रहा इन दोनों को जोड़ने के बाद 6 लाख, और जिसमें से 1 लाख सीएल है, तो बाकी जो 5 लाख है वो क्या है, एनसीएल। ठीक है, क्लियर है नालायक। मैं कह रहा हूँ इन दोनों को जोड़ोगे ये 5 लाख है, मैं कह रहा हूँ, मान लो ये मेरे को नहीं पता, ये 1 लाख है, ये नहीं पता मेरे को, और मैं कह रहा हूँ ये टोटल 6 लाख है, 6 लाख टोटल है, उसमें से 1 लाख सीएल है, तो बाकी जो हो जाएगा 5 लाख वो क्या हो जाएगा, एनसीएल। अब क्लियर है, चलो अब ठीक है। अब आ जाते हैं हम एसेट साइड में। एसेट साइड में नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में आप लिखोगे एक ए फिक्स एसेट्स, उसमें भी आप लिखोगे नंबर 1 टैंजिबल फिक्स एसेट्स, दूसरा इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स, और नंबर 2 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 3 करेंट एसेट्स, ए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बी ट्रेड रिसीवेबल्स, सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, हमारे को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सारा काम इसी से हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो क्लियर है यहाँ तक सबको, आगे बढ़े। चलो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा ना आपको ये बैलेंस शीट नहीं है, आपको सिर्फ इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इनको मैं कह देता हूँ एनसीए, इनको मैं लिख देता हूँ सीए। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने पर क्या आता है हमारे को, एनसीए आता है। ठीक है, ठीक है ना। अब आप देखो क्या करना है आपको, अब मैं क्वेश्चन लूँगा, है ना, उस क्वेश्चन के हिसाब से डेटा पुट करूँगा। आपने यहाँ पे मेरे को लिखवा दिया, वरना ये क्लियर रहता, साफ रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो फिर भी कोई बात नहीं, हम फिर भी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट है, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ कि आपको एक बात बता देता हूँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपका अगर ये जो टोटल है, टोटल एसेट्स अगर ये आपको दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आनी चाहिए कि जैसे ही आपको अगर टोटल एसेट्स पता है, तो आप समझ जाना कि टोटल एसेट्स बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, टोटल लायबिलिटीज। यहाँ जो अमाउंट होगा, दिस अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर मैं कहूँ टोटल लायबिलिटीज तो आप क्या बोलोगे, टोटल एसेट्स। जैसे मैं कहूँगा टोटल एसेट्स तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, टोटल लायबिलिटीज। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। चलो ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 26।
कह रहा है आपसे कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। आपसे कहा है इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मैं कह रहा हूं शेयर कैपिटल कितना हमारा, इक्विटी है 3 लाख और 50,000 हो गया ये। ठीक है, सॉरी, ठीक है, 3 लाख हमारा ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 हो गया हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये हमारा कितना हो गया, 3,50,000। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा है, रिजर्व आपको दिया हुआ है कितना, 1,60,000। ठीक है, रिजर्व आपको दे दिया है कितना, 1,60,000 का आपको रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। ठीक है, देखो मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, सरप्लस का मतलब ही होता है आपका पीएल का बैलेंस। ठीक है, पीएल का बैलेंस, सिर्फ आपको रिजर्व दिया हुआ है। रिजर्व कितना दिया हुआ है आपको, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो रिजर्व आपको दिया हुआ है 1,60,000। ठीक है, और आपको लॉस दिया हुआ है 50,000। तो देखो रिजर्व है आपका 1,60,000। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले हम लोग लॉस को इधर एसेट में दिखाया करते थे, अब लॉस को क्या करते हैं, यहीं से माइनस कर देते हैं। तो कितना है हमारा 50,000, तो 160 माइनस 50 कितना हो गया, 1,10,000। ठीक है, हाँ, अगर रिजर्व एंड सरप्लस, अगर आपको रिजर्व एंड सरप्लस 160 रहता और अलग से फिर आपको पीएल का लॉस दिखाता तो आप इसको इग्नोर कर देते। सिर्फ रिजर्व लिखा हुआ है तो सरप्लस का बैलेंस किधर है, तो सरप्लस अलग से, तो इसीलिए हम लोग दोनों को एडजस्ट करने के बाद लिखे। अगर रिजर्व एंड सरप्लस 160 होता तो हम 50,000 को क्या करते, इग्नोर कर देते। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो हमारा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा टोटल शेयर होल्डर फंड कितना हो गया, तो आप करोगे 4,60,000। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे कहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 2 लाख। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, मैं इसको काट रहा हूं, समझाने के लिए लिखा था, मैं इसको एक बार, है ना। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना हमारा, 2 लाख रुपीस। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है, 2 लाख। फिर आपसे कहा है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आएगा, जितने एम्प्लॉय बेनिफिट्स के जो प्रोविजन होंगे वो आ जाएंगे। ये कितने हैं, 60,000। ठीक है, बाकी डेटा आपको नहीं दिया हुआ है तो आप उसको नील मान लो, तो हमारा ये नील है, तो हमारा कितना आ गया, 2,60,000 आ गया एनसीएल। ठीक है, ओके। अब आपको क्या चाहिए था, डेप्थ चाहिए था, तो हमारे को डेप्थ का मतलब क्या होता है, एनसीएल। तो ये रहा हमारा एनसीएल। मैं इसको क्या कर दूं, स्टार दे देता हूं, जिसकी हमें जरूरत थी। ठीक है, क्लियर है। और हमें क्या चाहिए था, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स हमें कितना है, 4,60,000। तो मैं इसको भी क्या कर दूं, स्टार दे दूं। तो ये दोनों चीज़ हमें चाहिए थी जो हमें इस तरह से मिल गई। ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है ना, इसलिए मैंने ये फॉर्मेट बनाया। आगे आप चलोगे तो इस फॉर्मेट से इस टॉपिक का सारा सवाल क्लियर हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने शेयर कैपिटल लिखा था, दोनों को जोड़ने के बाद शेयर कैपिटल आ रहा है 3,50,000। सिर्फ आपको रिजर्व दिया हुआ था, सरप्लस अलग से दिया हुआ था। तो रिजर्व एंड सरप्लस हम लोगों ने एडजस्ट करने के बाद निकाल लिया 1,10,000। तो टोटल हमारा शेयर होल्डर फंड्स कितना हो गया, 460। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 2 लाख था, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 60,000,
तो हमारा टोटल एनसीएल कितना हो गया 260। तो हमें क्या हो गया, डेप्ट का पता चल गया, दिस इज आवर डेप्ट एंड दिस इज आवर इक्विटी। तो हमारा डेप्ट मालूम हो गया, इक्विटी भी हमें पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो आइए निकाल लें डेप्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला है डेप्ट बाय इक्विटी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन एग्जाम में देखो, एग्जाम में आपको ये फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। आपके अंदर एक पिक्चर होना चाहिए, ठीक है ना, कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे को क्वेश्चन ने क्या कहा है, इस चीज़ का यहाँ पे पिक्चराइजेशन होना चाहिए था। ठीक है, तो हमको डेप्ट का मतलब क्या होता है, डेप्ट मीन्स NCL, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड्स। आप एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखोगे NCL, ठीक है ना, आपको पूरा लिखना है नॉन करेंट लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड्स। तो लिखें आप वेयर डेप्ट इक्वल टू नॉन करेंट लायबिलिटीज। और इसमें क्या क्या है हमारे को दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमें पता है कितना था, ये देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 60,000। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 60,000, टोटल आ गया हमारा 2,60,000। ठीक है, अब हम इक्विटी निकाल लें। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में SHFS। ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स में अगर आप देखोगे तो आपको शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर कैपिटल में आपको 2 चीज़ दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर आपको रिजर्व एंड सरप्लस 2 अलग अलग है, तो इसको भी आप क्या करो, रिजर्व एंड सरप्लस को ब्रैकेट में रख दो, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको कितना दिया हुआ है, तो आप देखो क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 3 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000। तो हमने भी क्या किया, यहाँ पे लिखा था शेयर कैपिटल 3 लाख इक्विटी का और 50,000 प्रेफरेंस का, ये प्रेफरेंस है और ये इक्विटी का है। ठीक है, तो हम लोग इक्विटी का लिख दें 3 लाख प्लस 50,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, रिजर्व एंड सरप्लस। देखो हमने लिखा था अभी कि रिजर्व हमारे को 160 दिया हुआ था और सरप्लस का अलग से दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, रिजर्व का अमाउंट 160 माइनस सरप्लस 50,000। ठीक है, 160 माइनस 50,000, तो ये आ गया आपका 3,50,000 प्लस 1,10,000, टोटल हो गया आपका ₹4,60,000। ठीक है, अब आप देखोगे तो यहाँ पे देख लो शेयर होल्डर फंड्स 460 आ गया। ठीक है, अगर आपको रिजर्व एंड सरप्लस, अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहता, रिजर्व एंड सरप्लस अगर आपका
रिजर्व एंड सरप्लस मान लो 1,60,000 है, ठीक है। और अलग से अगर आपको सरप्लस का बैलेंस दिया होता तो आप क्या करते, इसको इग्नोर कर देते, ठीक है। अगर आपको रिजर्व एंड सरप्लस 160 रहता और फिर अलग से आपको अगर कहता कि सरप्लस इतना है, तो हमें क्या लेना देना, हमें तो इस रिजर्व एंड सरप्लस के टोटल से मतलब है। तो जब टोटल हमें 160 दे दिया तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमें तो अलग अलग दिया था, तो रिजर्व अलग दिया हुआ था और सरप्लस अलग दिया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने एडजस्ट करना पड़ा। तो अब हम लिख देते हैं, ठीक है ना। हमारा डेप कितना है, तो हमारा डेप है 2,60,000, 2,60,000। और शेयर होल्डर फंड्स कितना था, 4,60,000, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर ले, 260 डिवाइड बाई 460, तो ये आएगा आपका 0.57:1, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। मैं जूम आउट कर दूं इसको, आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है, अब आप देख लो, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस शीट से आपको क्या मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन इस टाइप के, इस रेशियो के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए हमारा अगला क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, देखो अगला क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन कहेगा हम बैलेंस शीट में डेटा पुट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक बैलेंस शीट बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है ना, एकदम बैलेंस शीट, ठीक है। एक बैलेंस शीट हो गया, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं, ठीक है। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं, कह रहा है आपसे शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल का बैलेंस, ये 3 चीज़ दिया हुआ है। चलो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पुट करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे इधर में इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इधर में हम लिख देते हैं एसेट्स, ठीक है। यहां हमें क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है ना। ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। इसको नंबर 1 लिख दें। नंबर 2 नॉन करेंट लायबिलिटीज, NCL, ठीक है। ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और सी अदर NCL। 3 आएगा आपका करेंट लायबिलिटीज, CL। मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, अब आपको मैं शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, NCA, और एक मैं लिख रहा हूँ CA। जैसे डेटा आएगा हम पुट करेंगे, ठीक है। फिर हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ चाहिए, क्या, टोटल लायबिलिटीज, और ये आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए टोटल एसेट से, ठीक है ना, ये इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा
हम डेटा पुट करते चलेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, शेयर कैपिटल है आपका 6 लाख। तो चलो शेयर कैपिटल हमने लिख दिया 6 लाख। फिर आपसे क्या कहा है, फिर आपसे कह रहा है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व है आपका 320, जनरल रिजर्व 60, पीएल का बैलेंस 140। तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस इंडिविजुअली दिया हुआ है 3 चीज, 1 2 3, ठीक है। ये 3 चीज दिया हुआ है, 1 2 3। अगर इन तीनों को आप जोड़ोगे तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस निकलेगा 3,20,000 प्लस 60 प्लस 140, ठीक है। तो हमारे को निकल के आ गया 5,20,000, ठीक है। तो 5,20,000 में क्या क्या है, कैपिटल रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व प्लस पीएल क्रेडिट, ठीक है ना। डेबिट में होगा, अगर डेबिट होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट है तो प्लस, और डेबिट होता तो ये माइनस हो जाता यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस हो जाता, ठीक है, ये माइनस हो जाता अगर डेबिट होता तो हम तीनों को जोड़ने के बाद हमारा टोटल निकल के आ गया 5,20,000, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा शेयर होल्डर फंड्स कितना हो गया, 11,20,000, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे कहा है 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर और 10% लॉन्ग टर्म लोन, ये दोनों क्या है हमारे NCL, ठीक है। NCL मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। तो 8% डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन दोनों हमारे लिए क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कितना, तो आप इनको जोड़ लो, 5 लाख प्लस 340, 8,40,000, ये आ गया आपका 8,40,000। फिर आपको कह रहा है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न 1,12,000, ये है आपका 1,12,000। फिर आपके पास करेंट लायबिलिटी है 2,20,000, करेंट लायबिलिटी है हमारी, इनको रहने दो, ये नील है, ये आ गया आपका 2,20,000। फिर आपसे क्या है करेंट एसेट्स 3,10,000, करेंट एसेट्स है हमारे को 3,10,000, ठीक है। देखो हमारे को क्या बोला है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने को बोला है। हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए ये वाला चाहिए इक्विटी, और एक चाहिए हमें ये डेब्ट, 2 चीज़ चाहिए। तो हमें ये जो करेंट लायबिलिटी है, करेंट एसेट्स है, टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स, NCA, फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है, ठीक है। हमें इक्विटी चाहिए था, जो हमें पता है निकल गया 11,20,000, ये हमारे को ज़रूरत थी। हमें ज़रूरत थी डेब्ट की, ये टोटल निकल के आ गया कितना, 8,40,000 प्लस 1,12,000, 9,52,000, ये हमें ज़रूरत थी, ये भी हमें निकाल लिया हमने। तो ये दो चीज़ हमें ज़रूरत थी, जब हमें ये ज़रूरत, जो चीज़ की हमें ज़रूरत थी, जब वो हमें मिल गया तो हमें और क्यों माथा लगाना है कि नहीं। आप क्यों इधर उधर देख रहे हो, जब हमें जिस चीज़ के लिए हमें क्वेश्चन ने कहा है, जब जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो हमें जब मिल गया तो हम क्यों इधर उधर देखें। कई बार बच्चे सोचने लग जाते हैं कि अब करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, करेंट एसेट दिया हुआ है, अच्छा इनका तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ क्वेश्चन में। नालायक, ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो आपको एकदम सीधा सीधी सब डेटा देगा, वो आपको चाहता ही है कि आप थोड़ा सा क्या हो, उलझे रहो। तो ये सब चीज़ हमें अभी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको डिवेंचर्स दिया हुआ था, प्लस लॉन्ग टर्म
लोन दिया हुआ था, ठीक है। तो हमें जो चाहिए था हमने वो लिख दिया, बस ख़त्म, ठीक है, ओके। अब आ जाए हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो इसीलिए मैंने कहा आपको ये फॉर्मेट अगर आपको याद है तो आप चुटकियों में कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो सॉल्वेंसी रेशियो का, ठीक है। आइए, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट बाय इक्विटी, इसको हम लोग कहेंगे एनसीएल और शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। एनसीएल में वेयर एनसीएल इक्वल टू, आप शॉर्ट में मत लिखना, एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, आपको पूरा लिखना है। एनसीएल मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। दो चीज़ दिया हुआ है हमारे को, तो हम दो ही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको क्या दिया हुआ है, तो देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 8% डिवेंचर और 10% लॉन्ग टर्म लोन, तो इसको हम ब्रैकेट में रख दें, 8% डिवेंचर्स प्लस कितना परसेंटेज है, 10% लॉन्ग टर्म लोन प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। इसका अमाउंट दिया हुआ था आपको 5 लाख, ठीक है, और इसका दिया आपको 3,40,000, और इसका अलग से ब्रैकेट में कितना है 1,12,000। तो ये आ गया आपका 840, आपका आ गया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस 1,12,000, तो ये आ गया आपका ₹952,000, ठीक है। तो हमारा 8,40,000 क्या था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये देख लो, 8 डेब्ट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन 840 और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न 112, टोटल हमारा डेब्ट कितना था एनसीएल 952, हमारा निकल के आ गया 9,52,000। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स, इसमें क्या आएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। शेयर कैपिटल में आपको बता दिया था, क्वेश्चन ने आपसे कह दिया है शेयर कैपिटल है हमारा 6 लाख, लेकिन हमें अभी नहीं लिखना, हम शेयर कैपिटल को एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस ब्रैकेट में हमें क्या क्या लिखना है, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और पीएल क्रेडिट, ठीक है। हमने बैलेंस शीट में भी लिखा था, देखो कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और पीएल का क्रेडिट है तो प्लस, डेबिट होता तो लॉस होके माइनस हो जाता, ठीक है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं कैपिटल रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। शेयर कैपिटल हमें पता है 6 लाख प्लस कैपिटल रिजर्व आपको दिया हुआ है कितना 3,20,000, रिजर्व एंड जनरल रिजर्व दिया हुआ है 60,000 और पीएल का बैलेंस आपको दिया हुआ है 1,40,000। ये आप जोड़ोगे तो 6 लाख, इन सब का टोटल करोगे तो आ जाएगा 5,20,000। तो टोटल आ गया आपका ₹11,20,000, ठीक है।
तो आप देख लो 11,20,000 हमारा बैलेंस शीट से भी मैच कर रहा था, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड पता है हमें, इक्विटी पता है, तो इक्विटी कितना है 9,52,000। तो हम क्या करें, इस इक्विटी के जगह हम लोग, और डेप्ट कितना है 952, तो डेप्ट पुट कर दे 9,52,000, और शेयर होल्डर फंड्स कितना है 11,20,000, ठीक है। कैलकुलेटर ले ले, 9,52,000 डिवाइडेड बाई 11,20,000, तो ये आ गया हमारा 0.85:1, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? ओके, जूम आउट कर ले। चलिए, तो आपको क्या हो गया, पूरा चीज़ मिल गया देखो बैलेंस शीट से, ठीक है। हमें शेयर कैपिटल पता था, रिजर्व एंड सरप्लस सबको जोड़ने पे 520, टोटल आ गया 1120। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी हुई थी, ठीक है, जिसमें से डिवेंचर था, लॉन्ग टर्म लोन था, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न पता था, इन दोनों को जोड़ने से आ गया हमारा एनसीएल। बाकी डेटा का हमारे को कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हमने पुट किया और रेशियो निकाल लिया, 0.85 हमारा आंसर है, ठीक है। कॉपी कर ले। हो गया कॉपी? चलिए चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, बैलेंस शीट, ठीक है ना। मैं एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आपके लिए याद रखना, आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना, आपको बस ये चीज़ क्या करना है, अपने माइंड में सेटअप कर लेना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इधर आपको दे रहा हूं मैं एसेट्स, ठीक है। नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स ए, शेयर कैपिटल बी, रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 2 नॉन करेंट लायबिलिटीज, एनसीएल, जिसको हम लोग डेब्ट्स भी बोलते हैं। ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और बी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, सी अदर एनसीएल, सी थर्ड करेंट लायबिलिटीज, सीएल। यहाँ आपको एनसीए और इधर मैं थोड़ा सा गैप लिख रहा हूँ सीए, करेंट एसेट्स, ठीक है। अब क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जैसे डेटा दिया हुआ है हम डेटा को पुट करेंगे, ठीक है। आइए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्या निकालने को कहा है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस। हम सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे,
लॉन्ग टर्म के लिए डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। कह रहे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 10 लाख, तो चलो हम क्या करेंगे, डेटा पुट कर देते हैं शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपीस। फिर आपसे कह रहा है रिजर्व एंड सरप्लस 15 लाख, जनरल रिजर्व 5 लाख। कह रहा है आपसे कि ये आपका टोटल आपको पता है जनरल रिजर्व एंड सरप्लस का 15 लाख, ठीक है ना। काफ़ी कुछ होगा इसमें प्लस, है ना, उसमें से आपको जनरल रिजर्व दे दिया है। तो जनरल रिजर्व हमें क्या लेना देना, हमें जब टोटल हमको पता है रिजर्व एंड सरप्लस इतना है, तो हमें जनरल रिजर्व से क्या लेना देना। हो सकता है कि 15 लाख में जनरल रिजर्व 5 लाख है, जनरल रिजर्व 5 लाख है, तो अदर रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा 10 लाख। तो हमें तो टोटल से मतलब है और टोटल आपको दिया हुआ है, तो इन सब का टोटल अगर आप जोड़ दोगे दोनों को, तो ये हमें निकल के आएगा 25 लाख, जो कि हमारा शेयर होल्डर फंड्स है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है लॉन्ग टर्म लोन और पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म लोन कितना हमारा 40 लाख, पब्लिक डिपॉजिट 10 लाख, तो ये है आपका 40 लाख और ये है आपका 10 लाख, ठीक है। तो टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना हो गया 50 लाख, ठीक है। और करंट एसेट्स कितना है 16 लाख, करंट एसेट्स कितना है 16 लाख, ठीक है। ओके, फिर आपको क्या बोला है करंट लायबिलिटी 10 लाख, चलो बढ़िया है, करंट लायबिलिटी हमें दिया हुआ है 10 लाख। फिर आपसे कह रहा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख, तो चलो ए हम लोग लिख लेते हैं फिक्स एसेट्स, ठीक है ना, रोमन 1 टेंजिबल फिक्स एसेट्स, और यहाँ पे हम लोग बी लिख देते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 4 लाख, तो चलो ये हमें दिया हुआ है 4 लाख। फिर आपको कह रहा है फिक्स एसेट्स कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 15 लाख, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है 80 लाख माइनस 15 लाख, तो ये आपका टोटल आ जाएगा कितना 65 लाख। तो आपका टोटल एनसीए कितना हो जाएगा, टोटल एनसीए ये कितना है 4 लाख है, हाँ 4 लाख है, तो ये आ गया आपका टोटल एनसीएल 69 लाख, ठीक है। और आपका टोटल एसेट्स कितना आ जाएगा दिस प्लस दिस, तो ये आ गया आपका टोटल 69 लाख प्लस 16 लाख 85 लाख। जैसे ही आपको टोटल एसेट्स पता चल गया, ठीक है, जैसे आपको टोटल एसेट्स पता चल गया, आप क्या लिखोगे टोटल लायबिलिटीज 85 लाख, ये हमारा आ गया टोटल लायबिलिटीज। तो जैसे टोटल एसेट्स पता है आप टोटल लायबिलिटी में लिख दिए, ठीक है। हमारा क्वेश्चंस का सारा डेटा पुट हो गया, तो ये कितना है नील, तो हमारा एनसीएल कितना आ जाएगा 50 लाख, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था डेप्ट चाहिए था, तो ये है हमारा डेप्ट, ये है हमारी इक्विटी, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको।
ओके, डन। हो गया, आगे बढ़े। चलो, ये हमारे को निकल के आ गया, लेकिन देखो हमारे को और कोई चीज़ नहीं चाहिए था। ये भी नील है, चलो ये भी ले लेते हैं। तो हमारे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, ठीक है ना। हम ये क्यों दिया हुआ है, ये आपसे बोला है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी निकालने के लिए, ठीक है ना। करंट रेशियो के लिए दिया हुआ है, ये दो चीज़ आपको किस लिए दिया हुआ है, करंट रेशियो के लिए। हमें नहीं निकालना, हम अभी सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो देख रहे हैं, तो इसके लिए हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं थी। तो हमें ये दो चीज़ पता चल गया था, तो हम लिख दें डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट मीन्स एनसीएल और इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। वैसे हमें पता चल गया है हमारे को डेब्ट कितना है, 50 लाख, और शेयर होल्डर फंड कितना है हमारा, 25 लाख। ये आ गया आपका 2:1 आंसर, ठीक है। मगर आपको तो ये तो एग्ज़ाम में ये तो मैंने आपको फॉर्मेट से किया, लेकिन आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स पाने हैं तो आपको बताना पड़ेगा वेयर डेब्ट इक्वल टू एनसीएल, ठीक है। एनसीएल का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको क्या क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। ये कितना है हमारे को पता है, 40 लाख प्लस 10 लाख, और ये है हमारा नील। तो टोटल कितना आ गया हमारा, 50 लाख आ गया, ठीक है। फिर हमारे को क्या चाहिए, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, शेयर कैपिटल हमें पता है 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है हमारा 15 लाख, टोटल आ गया हमारा 25 लाख, ठीक है। क्या चीज़, नहीं नहीं, यहाँ आपको देखो, यहाँ आपको कॉस्ट दिया हुआ है ना, ठीक है। अगर कॉस्ट नहीं रहता तब तो ये क्या हो गया, ये कॉस्ट है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अगर आपको कॉस्ट नहीं दिया रहता तब आपको मान लेते कि ये मेरा बुक वैल्यू है। ये कॉस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है। जब आपने ख़रीदा था तब एसेट की कॉस्ट 80 लाख थी और उसके ऊपर आज तक का डेप्रिसिएशन 15 लाख है। हाँ, अगर ये कॉस्ट नहीं रहता तो हम ये क्या मान लेते, बुक वैल्यू, लेकिन ये हमें क्या चाहिए, बुक वैल्यू चाहिए था, तो ये कॉस्ट है, तो आज तक का डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया, ठीक है। ओके, चलिए कॉपी कर लो।